आप आ गई हैं? ठीक है। ओके। सो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ओके, क्या पढ़ा था बोलो? डायोड पढ़ लिया था? यस सर, डायनेमिक रेजिस्टेंस। ओके चलो, रेक्टिफायर पढ़ना, लिखो आज रेक्टिफायर खत्म कर दो तुम्हारा आज किस्सा खत्म। रेक्टिफायर, डायोड एज अ रेक्टिफायर। मैंने बार बार बताया कि रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग AC into DC कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? रेक्टिफिकेशन। एंड जो डिवाइस AC टू DC में कन्वर्ट करता है दैट इज कॉल्ड रेक्टिफायर। डिवाइस दैट कन्वर्ट्स AC टू DC, इसको क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर। ठीक। हाउ डज रेक्टिफायर वर्क? वर्किंग ऑफ रेक्टिफायर, देखो मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया है कि किस तरीके से जंक्शन डायोड वर्क करता है। आपको याद होगा कि ये आपका डायोड है, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। डोपिंग करते हैं पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप मतलब ट्राइवैलेंट डोपिंग, एन टाइप मतलब पेंटावैलेंट डोपिंग, है ना। पी टाइप के पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है बेटा? होल है। इसके पास होल्स होते हैं, आपको याद होगा। ठीक है। और एन टाइप के पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। मैंने बोला जैसे ही जंक्शन क्रिएट होता है वैसे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होते हैं किसके पास? होल के पास, होल्स के पास। ठीक है। इस एन साइड में जितने भी एटम्स है, सारे एटम्स तो न्यूट्रल ही होते हैं ना। उसके पास बस इतना ही है कि जितने एन टाइप डोपेंट होंगे, जितने ही पेंटावैलेंट डोपेंट होंगे, उन सब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन एडिशनल होगा। उसके साथ में प्रोटॉन भी होता है, बट वो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है जो चार सेमीकंडक्टर के चार एटम के चार इलेक्ट्रॉन के साथ वो बॉन्ड बनाते हैं। बाकी एक इलेक्ट्रॉन उनके पास खाली बचता है। ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जम करके कहाँ पहुंचेंगे? होल्स के पास। जब होल्स के पास ये पहुंचेंगे तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो ये एटम है यहाँ पे, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, है ना। एक इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे ना इनके पास। जितने एटम्स यहाँ पे जिनके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, वो जब होल के पास जाके ये फिल कर लेंगे, ये होल ऑक्युपाई कर लेंगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज एटम्स हो जाएंगे। ये सारे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। इस वजह से पोटेंशियल क्रिएट होता है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, है ना। और फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करता है। यहाँ पे एक डिप्लेशन लेयर क्रिएट हो जाता है। ठीक है। ठीक, जिसको हम लोग पोटेंशियल बैरियर भी कहते थे, वीबी, याद होगा। अब क्या करते हैं कि जैसे ही आप इसको एक सप्लाई, वोल्टेज सप्लाई देते हो, पी को पॉजिटिव और एन को नेगेटिव, तो क्या होगा? ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है यहाँ से इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करना शुरू करेगा। ठीक है। और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये इसको इलेक्ट्रॉन देना शुरू करेगा। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से और निकलेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से और जाएंगे। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो क्या होगा? जैसे ये इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट करेगा, इसको अलग कलर से दिखाता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट होगा। ठीक है, आगे शिफ्ट होगा, आगे शिफ्ट होगा। फिर उसके स्पेस को ऑक्युपाई करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन आगे भागेगा, ये आगे भागेगा, ये आगे भागेगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कुछ यहाँ से जाएंगे, इसको फिल करेंगे, इसको फिल करेगा, इसको फिल करेगा, इसको फिल करेगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन्स जम करके इस होल को, इस होल के पास, फिर इस होल के पास। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से खाली हो गए तो डिप्लेशन लेयर कितना हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से ये सारी चीज आपको, सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में समझाया था, है ना। डिप्लेशन लेयर बड़ा हो जाता है।
ठीक है, तो ये जो चार्ज का फ्लो है, अच्छा डिप्लीशन लेयर बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर भी बड़ा हो जाएगा। ये अब पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ खिसक गया, नेगेटिव यहाँ खिसक गया। ठीक है, मैंने बताया था सिलिकॉन के लिए ये जो होता है वो 0.7 वोल्ट होता है सिलिकॉन के लिए, और जर्मेनियम के लिए 0.2 वोल्ट होता है नियरली, है ना। मान लेते हैं हम पोटेंशियल 3 वोल्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो ये डिप्लीशन लेयर तब तक बढ़ता रहेगा जब तक 3 वोल्ट तक ये पहुंच ना जाए। 3 वोल्ट तक पहुंचेगा ये डिप्लीशन लेयर फर्दर बढ़ना बंद हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा समझ लो कि यह जैसे वहां पे एक सेल लग गया, वहां पे एक सेल आ गया, ये माइनस ये प्लस और ये 3 वोल्ट, और यहाँ पे भी सेल मैंने दिया हुआ था, ये प्लस ये माइनस ये 3 वोल्ट का। ठीक है, कुछ ये कहानी थी या नहीं थी, कुछ ये कहानी थी। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना बंद, राइट। तो इस तरीके से ये पूरी कहानी थी, आपको याद होगा। तो रेक्टिफायर में क्या होता है, तो अब रेक्टिफायर में क्या हो रहा है देखो। रेक्टिफायर में फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब क्या है कि पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से। ये सारी बातें आपको मैंने बताई थी। ठीक है, ओके। सो जैसे ही पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करोगे तो जो नेट पोटेंशियल बैरियर है वो वीबी से वी रिड्यूस हो जाएगा। नेट पोटेंशियल बैरियर जो है वो नेट पोटेंशियल बैरियर वो रिड्यूस हो जाएगा ना बेटा। जब नेट पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस होगा तो क्या होगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। नेट पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस होगा तो रेजिस्टेंस भी कम होगा तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब रिवर्स बायसिंग करते हैं, यानी कि पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, तो रिवर्स बायसिंग में इट ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस एंड ड्यू टू द हाई रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट नो करंट फ्लोज थ्रू द जंक्शन। ओके, यानी कि इस डायोड की एक प्रॉपर्टी है जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था आपको कि डायोड की प्रॉपर्टी, इट कंडक्ट्स द करंट ओनली in one direction. It conducts the current only in one direction, only in one direction. ठीक है, this unidirectional property of diode makes it to be used as a rectifier. अब रेक्टिफायर में हम AC इनपुट देंगे, हमें DC आउटपुट चाहिए। अब AC इनपुट से DC आउटपुट कैसे मिलेगा, DC तो यूनिडायरेक्शनल है ना बेटा। तो ये जो यूनिडायरेक्शनल डीसी की प्रॉपर्टी है और ये यूनिडायरेक्शनल पीएन जंक्शन डायोड की भी प्रॉपर्टी है, वो भी करंट को एक ही डायरेक्शन में कंडक्ट करता है, दूसरा वाला डायरेक्शन में कंडक्ट नहीं करेगा, नो करंट फ्लोस। एसी में तो हमें पता है कि एक पॉजिटिव हाफ साइकिल है और एक नेगेटिव हाफ साइकिल है, और डीसी में करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और यही प्रॉपर्टी डायोड की भी है। तो हमारे लिए कन्वीनियंट है ना, एसी को डीसी बना सकते हैं यूजिंग अ पीएन जंक्शन डायोड, राइट। तो फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर ये करंट कंडक्ट करेगा, हाँ, ड्यू टू द लेस रेजिस्टेंस। ये सब आपको याद होगा कि जब हम फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं, तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, ठीक है, हाँ, लेस रेजिस्टेंस मिलेगा, पोटेंशियल बैरियर, मैं पूरी बात लिख देता हूँ। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस होगा, इसके रिड्यूस होने से लेस रेजिस्टेंस मिलेगा हमको। जब रेजिस्टेंस आपको लेस मिलेगा तो करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो। ठीक है, रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, रिवर्स बायसिंग में पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज करता है। क्यों करता है बेटा, पोटेंशियल बैरियर इसलिए इंक्रीज करता है कि रिवर्स बायसिंग में ये जो P और N है, P को लगाते हैं नेगेटिव से, V N को पॉजिटिव से, पोटेंशियल बैरियर का डायरेक्शन आपका क्या है, ये है VB, और जो अप्लाइड वोल्टेज है उसका डायरेक्शन भी ये है। तो नेट पोटेंशियल बैरियर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। जब पोटेंशियल बैरियर बढ़ेगा तो डिप्लीशन विड्थ भी बढ़ेगा, और जब डिप्लीशन विड्थ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, है ना बेटा। नहीं समझ में आ रहा है? यस सर। ओके,
तो more resistance is offered in this case, and due to this more resistance almost या no current flows, almost no current flows. ठीक है, यानी कि AC में एक पॉजिटिव हाफ साइकिल है, एक नेगेटिव हाफ साइकिल है. पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट पास करेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट पास नहीं करेगा, है ना. बस यही काम हमको करना है, यही रिक्वायरमेंट भी है. ठीक है, हम कह सकते हैं सो this unidirectional property of a diode, of a PN junction diode or simple diode enables it to be used as a rectifier. ठीक है. अब रेक्टिफायर कैसे बनाएंगे हम? दो तरीके, हालांकि दोनों ही 3-4 तरीके रेक्टिफायर बनाते हैं. एक को कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, फिर कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, फिर होता है ब्रिज रेक्टिफायर. अनेक प्रकार के रेक्टिफायर है, लेकिन हमें दो ही पढ़ना, हमारे सिलेबस में दो ही है, फुल वेव और हाफ वेव. ठीक. हाँ, तो पहले बात करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर. बहुत आसान है कॉन्सेप्ट, बड़ा मजा आएगा. पहले बात करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर. जब हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करेंगे, हाफ वेव का मतलब क्या है कि जो AC इनपुट था उसका हाफ हो जाएगा आउटपुट में. सिंपल. देखो यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं. यहाँ पे एक डायोड लगा दिया, PN जंक्शन डायोड. यहाँ पे एक लोड लगाते हैं RL. ये PN जंक्शन डायोड है, P टाइप, P टाइप. ठीक है. ट्रांसफार्मर को म्यूचुअल इंडक्शन कराने के लिए हम यूज करते हैं. ये प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है, ये AC इनपुट है. ठीक है. ट्रांसफार्मर का यहाँ पे क्या यूज है उसका खास आपको लेना है नहीं. यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जब हमें पता नहीं इंडक्शन कैसे होता है, जब प्राइमरी कॉइल के अंदर मैक्सिमम करंट होगा तो सेकेंडरी में नो करंट है. तो बस वो समझो. एनीवेज, अब AC इनपुट आपका ये है, ये आपका AC इनपुट है. ये मान लो आपका A पॉइंट है, ये मान लो आपका B पॉइंट है. ठीक है. दिस इज AC इनपुट. ठीक है. AC इनपुट वोल्टेज corresponding to time प्लस माइनस, और फिर आगे फिर ये अगला साइकिल प्लस होगा, है ना. अब बात करते हैं आउटपुट का. आउटपुट करंट कैसा मिलेगा? DC आउटपुट. हाफ वेव का नाम, ये सिंपल नाम से क्लियर समझ में आ रहा है कि हाफ वेव आपको मिलेगा. कैसे मिलेगा वो समझते हैं. देखो, जब AC का पॉजिटिव हाफ साइकिल पहुंचेगा, ठीक है, जब AC का पॉजिटिव हाफ साइकिल पहुंचा तो ये रीजन प्लस, ये माइनस. तो सोर्स का तो एक एंड पॉजिटिव और एक एंड नेगेटिव होता है. ठीक है. तो जब AC का पॉजिटिव हाफ साइकिल पहुंचेगा तो ये एंड प्लस मान लेते हैं और ये एंड माइनस मान लेते हैं. किसी एक को तो मान के चलना ही पड़ेगा हमको. ठीक. जब ये प्लस मानेंगे तो P टाइप, देखो P जो है वो प्लस से कनेक्टेड हो गया और N जो है ये माइनस से कनेक्टेड हो गया. तो P प्लस और N माइनस पे क्या होता है बेटा? फॉरवर्ड बायसिंग. जब फॉरवर्ड बायसिंग होगी तो यहाँ से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा और लोड की तरफ आएगा और आके यहाँ पे आपको आउटपुट मिल जाएगा. ठीक है. तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपको आउटपुट मिल गया ये. ठीक है. जैसी नेगेटिव हाफ साइकिल जाएगा तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा? क्लिपिंग उल्टा हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस.
तो अब देखो P नेगेटिव से कनेक्ट हो गया, A पॉइंट नेगेटिव से हो गया, B पॉइंट पॉजिटिव से हो गया, तो अब इस केस में रिवर्स बायसिंग हो जाएगा, रिवर्स बायसिंग हो गया। और रिवर्स बायसिंग में डायोड कोई इनपुट आउटपुट देता ही नहीं है, तो इस रीजन में आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। और फिर जैसे तीसरा वाला प्लस जाएगा तो फिर आउटपुट दे देगा। तो जब जब प्लस मिलेगा आपको आउटपुट मिलता रहेगा, और जब जब माइनस आएगा आउटपुट नहीं मिलेगा। तो एक फुल वेव को, एक कंप्लीट एसी इनपुट को इसने हाफ वेव बना दिया, प्लस दिया माइनस का है, प्लस दिया माइनस का है। ठीक है। अब तुम सवाल करोगे सर अगर वेव हम उल्टा देते तो तब उल्टा ही मिलता, तो आपको इस रीजन में फिर जैसे हाँ अगर ये मान लो माइनस होता फिर ये प्लस होता, तो यहाँ पे करंट नहीं मिलता, यहाँ पे करंट मिलता, यहाँ मिलता, इस रीजन में करंट, ये इस रीजन में करंट नहीं मिलता, आउटपुट नहीं मिलता आपको, है ना? कोई दिक्कत नहीं है? हाँ नो सर मतलब क्या होता है? तो आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो आप। सर दिस इज योर डीसी आउटपुट। अच्छा लेकिन डीसी तो बेटा, अच्छा देखो डीसी की प्रॉपर्टी है यूनि डायरेक्शनल, तो यूनि डायरेक्शनल तो दिख रहा है कि खाली प्लस प्लस में है, सिर्फ करंट प्लस डायरेक्शन में, नेगेटिव में तो करंट है नहीं। यूनि डायरेक्शनल जो प्रॉपर्टी डीसी की होती है वो तो मिल रहा है, लेकिन स्टिल एक इन्फॉर्मेशन तो हाफ हो गया ना, ये क्लिप हो गया ना, हाफ वेव खत्म हो गया ना, वो तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो एसी का कंप्लीट आउटपुट चाहिए हमको डीसी के फॉर्म में। तो ये तो कंप्लीट मिला नहीं, यूनि डायरेक्शनल जरूर मिला बट कंप्लीट नहीं मिला, तो इसलिए हाफ वेव रेक्टिफायर बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं। ठीक, तो इसके लिए ऑल्टरनेटिव क्या है? हमने दिमाग लगाया, हम तो दिमाग वाले हैं, तो फुल वेव बना लिया हमने, ऐसा बनाया कि हमें पूरा पूरा वेव मिले, फुल वेव रेक्टिफायर। अब फुल वेव रेक्टिफायर में क्या करेंगे? फुल वेव रेक्टिफायर में हमें दोनों आउटपुट चाहिए, उसके लिए डिजाइन क्या करेंगे? सेम डिजाइन, थोड़ा सा अंतर कर देंगे, इस बार एक के बजाय दो डायोड इस्तेमाल कर लेंगे, एक के बजाय दो डायोड यूज कर लेंगे। बजाय मतलब समझते हो ना, एक की जगह पे दो डायोड। अब लोड को कुछ ऐसे कनेक्ट करेंगे, लोड यहाँ से क्या पटक रही है कुछ ही, आपका RL यहाँ आ गया, ये आपका P है, ये आपका N है, ये आपका P है, ये आपका N है, ठीक है, ये AC इनपुट है, ठीक है। IP बोले तो इनपुट, ओके। इसको सेंटर टैप ट्रांसफार्मर कहते हैं, एनीवेज उसको, वो आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, सेंटर टैप कहते हैं, क्या कहते हैं एनीवेज। सेंटर टैप का मतलब ये है कि इसको सेंटर से लाके आउटपुट जोड़ देते हैं, ठीक है। तो बताता हूँ कि कैसे काम करता है ये, इसको सेंटर टैप ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, आपका ये प्लस ये माइनस, दो डायोड लगाए, तो एक ये ए मान लो और यहाँ पे बी मान लो, ठीक है। तो इनपुट भी दोनों डायोड पे जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे प्लस गया, ठीक है, तो ये ऊपर वाले मैक्सिमम पोटेंशियल पे होता है, ये बीच वाला जो दिख रहा है ना ये उससे कम पोटेंशियल पे होता है, और नीचे वाला उससे भी कम पोटेंशियल पे होता है, ठीक है। बट एनीवेज ऊपर वाला प्लस होगा तो ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा, तो फिर बीच वाले को भी छोड़ देते हैं, नीचे वाले को भी छोड़ते हैं, ताकि सेकंड डायोड में इनपुट हमें दिखे। सॉरी, मान लो ये माइनस किया तो क्या होगा, जब ये प्लस जाएगा तो देखो ए से तो कंडक्शन होगा क्योंकि P हो गया प्लस से, लेकिन जो B पॉइंट पे दिख रहा है कि B वाला जो ये डायोड नंबर 1, ये डायोड नंबर 2, तो डायोड नंबर 2 का देखो, डायोड नंबर 2 तो माइनस से कनेक्टेड हो गया, डायोड 1 पे, तो डायोड 1 के केस में P कनेक्टेड है प्लस से, लेकिन डायोड 2 के केस में P कनेक्टेड है माइनस से, है ना। तो इस केस में आउटपुट आपको नहीं मिलेगा, वन डायोड नंबर 2 से आउटपुट नहीं मिलेगा, ये करंट कुछ यूं जाएगा और यहाँ से फ्लो के यहाँ मिल जाएगा, करंट आ जाएगा, लेकिन डायोड 2 से आउटपुट नहीं मिलेगा पहले केस में,
ठीक है, तो आपका ये है पहला इनपुट, दूसरा इनपुट, सेकंड वाले का उल्टा हो जाएगा। सेकंड वाले का इनपुट उल्टा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या है चक्कर, आज कैसे मंगा देते हैं। ठीक है, ये माइनस ये प्लस, तो ये इनपुट एट ए, दिस इज इनपुट एट बी, और ये आउटपुट, ये आउटपुट। ठीक है, देखिए अब ए पॉइंट पे ए कनेक्टेड है प्लस, जब पहला वेव फर्स्ट हाफ साइकिल जाएगा तो ए वाले पॉइंट से पॉजिटिव कनेक्टेड हो गया पी से, और देखो नेगेटिव कनेक्टेड हो गया बी से। तो नेगेटिव वाला कोई करंट नहीं देगा, पॉजिटिव वाला करंट देगा। ठीक है, करंट देगा तो ये आपको आउटपुट मिल गया, ये लो आउटपुट मिल गया आपको। ठीक है, अब जैसे ही सेकंड वेव पहुंचेगा तो ए पॉइंट पे नेगेटिव पहुंचा, लेकिन बी पॉइंट पे आउटपुट पॉजिटिव पहुंच, इनपुट पॉजिटिव पहुंचा। तो सेकंड वाले केस में क्या हो जाएगा, सेकंड वाले केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। तो देखो सेकंड वाले केस में क्या होगा कि सेकंड वाले केस में क्या होगा कि ये कंडक्ट नहीं करेगा, ऊपर वाला डायोड 1 कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन डायोड 2 तो कंडक्ट करेगा ना, ये माइनस और ये प्लस। तो डायोड 1 कंडक्ट नहीं करेगा, डायोड 2 तो कंडक्ट करेगा ना। देखो क्योंकि डायोड 2 का जो है पॉजिटिव एंड कनेक्ट हो गया पी से, नेगेटिव एंड कनेक्ट हो गया एंड कनेक्ट हो गया नेगेटिव एंड से, है ना। तो ये फिर से ये करंट कंडक्ट कर लेगा। तो जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल पहुंचा डायोड 1 ने आउटपुट दे दिया, नेगेटिव हाफ साइकिल पहुंचा डायोड 2 ने आउटपुट दे दिया। तो सेकंड रीजन में भी आपको करंट मिल गया, यहाँ भी देखो आउटपुट मिल गया। इसमें इस वजह से मिला, इसके डायोड 2 की वजह से मिला। ये डायोड 1 का इनपुट है, ये डायोड 2 का इनपुट है। क्योंकि डायोड 1 का इनपुट अगर प्लस से माइनस की तरफ है, यानी पहला प्लस दूसरा माइनस, तो डायोड 2 का उल्टा हो जाएगा, माइनस पे प्लस, है ना। तो इस एंड में भी मिल गया आपको आउटपुट, इस एंड पे भी मिल गया आउटपुट। इसी तरीके से थर्ड केस में जब वेव का जो थर्ड हाफ साइकिल पहुंचेगा तो वो प्लस होगा, वो डायोड 1 कंडक्ट करके आउटपुट दे देगा, तो थर्ड हाफ साइकिल में भी करंट मिल जाएगा आपको यहाँ पे। इसी तरीके से फोर्थ में भी मिल जाएगा, इस तरीके से फोर्थ में मिल जाएगा, फिफ्थ में मिल जाएगा, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। लास्ट टाइम आपका हाफ वेव मिल रहा था, इस टाइम देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी आपको आउटपुट मिला, सेकंड हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल में भी आउटपुट मिला। यूनिडायरेक्शनल, अगेन यूनिडायरेक्शनल है, लेकिन ये जो डीसी यूनिडायरेक्शनल करंट आपको दिख रहा है, ये दिस इज नॉट कंप्लीट आइडियल डीसी। आइडियल डीसी तो स्ट्रेट लाइन जीरो फ्रीक्वेंसी का होता है, यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी दिख रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एज पल्सेटिंग डीसी। डीसी तो है लेकिन पल्स के फॉर्म में, यानी कि यूनिडायरेक्शनल करंट तो है लेकिन पल्स के फॉर्म में। डीसी और एसी का फंडामेंटल डिफरेंस क्या है कि एसी कंडक्ट्स करंट इन बोथ द डायरेक्शन, प्लस और माइनस, और डीसी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कंडक्ट करता है। तो डीसी आउटपुट तो हमको मिल रहा है लेकिन वो पल्सेटिंग है। हमें पल्स नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें डीसी आइडियल चाहिए, हमें कुछ यूं चाहिए, ऐसा चाहिए। हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, आइडियल डीसी। आइडियल डीसी तो नहीं मिला, अब क्या करें, 2 बार दिमाग लगा, दोनों बार फेल हो गया, अब क्या करें क्या करें। तो अब लोगों ने बोला कि एक काम करो, फिल्टर कर लो, फिल्टर कर लो। अब जैसे नहीं हम चाय बनाते हैं तो चाय को छान लेते हैं ना, चाय छन्नी से फिल्टर कर लेते हैं, क्योंकि हमें चाय में सिर्फ चाय पीनी होती है, उसकी चाय पत्ती नहीं पीनी होती है, तो हम क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। सिमिलरली हमें यहाँ पे एसी आउटपुट चाहिए ही नहीं, हमें पल्स चाहिए ही नहीं, हमें डीसी चाहिए। तो पल्स को फिल्टर करने के लिए वी यूज फर्दर फिल्टर सर्किट्स। और फिल्टर सर्किट्स अनेक तरह के होते हैं, हम 2 यहाँ पे यूज करेंगे, शंट कैपेसिटर एंड सीरीज इंडक्टर। ठीक है, 2 तरह के फिल्टर सर्किट्स यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ तक क्लियर है, बोलो हाफ वेव फुल वेव क्लियर है? हाँ, यस सर। अगर फुल वेव हाफ वेव की वर्किंग पूछेगा तो आप डिफाइन एक्सप्लेन कर सकते हो, यस सर। कोई दिक्कत नहीं है, या लिख दूं मैं? नहीं सर, लिखूंगी सर। लिखोगे ना, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है माशाल्लाह। ठीक है, तो आप लिख लेंगे, आई होप आप लिख लेंगे। हाँ ठीक है, चलो
अब बात करते हैं फिल्टर सर्किट्स के। फिल्टर सर्किट्स, फिल्टर सर्किट्स, फिल्टर सर्किट्स हम दो यूज करते हैं, एक सीरीज इंडक्टर फिल्टर, इंडक्टर को सीरीज में इस्तेमाल करके। इंडक्टर का काम है कि वो एसी को ब्लॉक करता है, डीसी को जाने देता है। तो जो एसी आउटपुट मिलेगा उसको ब्लॉक कर देगा, डीसी को जाने देगा। ठीक है, सीरीज इंडक्टर फिल्टर। ठीक, सेम सर्किट ड्रॉ करेंगे, यहां से एसी इनपुट देंगे, दो डायोड यूज करेंगे क्योंकि फुल वेव ही यूज करना पड़ेगा ना, तभी तो हमें दोनों एंड पे मिलेगा। इसके बाद फिर उसको क्लिप कर लेंगे। यहाँ पे सीरीज में एक इंडक्टर लगा देंगे। इंडक्टर का क्या काम है एडजस? एसी को डीसी को एसी को ब्लॉक करता है और डीसी को जाने देता है, पास होने देता है। इसको डीसी पसंद है, एसी पसंद नहीं है। ठीक है, ओके। तो हियर वी विल यूज सीरीज इंडक्टर सर्किट। दिस इज D1 डायोड 1 डायोड 2। ये आपका ट्रांसफार्मर है, ये इंडक्टर है L। ठीक। अच्छा एक बात बताओ एडजेस, जब इंडक्टर हम यूज करेंगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस हमने पढ़ा हुआ है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इज इक्वल टू होता है 2 पाई FL। याद है? याद नहीं है? बोलो। तो जब हम AC इनपुट देंगे, जब हम AC इनपुट देंगे तो AC इनपुट की तो फ्रीक्वेंसी हाई होती है ना, AC की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है ना। यस सर। तो AC की फ्रीक्वेंसी तो ज्यादा होती है। जब AC की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस भी ज्यादा होगा। तो जब 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 frequency of AC will be higher, in that case XL inductive reactance भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो जो आउटपुट यहाँ पे पहुंचेगा AC, वो इधर ना जा करके वो इधर वापस चला जाएगा। AC कोई भी करंट हमेशा लेसर रेजिस्टेंस वाला पाथ ढूंढता है ना, उसको जहां कम रेजिस्टेंस मिलेगा वहां घुस जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही AC यहाँ पे पहुंचा, जैसे डायोड 1 से मान लो AC आया, अब AC आएगा यहाँ पे, उसको मिलेगा ये पॉइंट। अब यहाँ से इसके पास दो ऑप्शन है, या तो इधर या तो इधर। ठीक है, आगे यहाँ पे XL है, खाई है, कुआं है, तुम क्यों जाओगे उधर? इधर सड़क है, कच्ची सड़क है, कोई दिक्कत नहीं, हम तो जाना चाहेंगे कच्ची सड़क पे, हम खाई में क्यों जाएंगे? तो AC आगे जा ही नहीं पाएगा और DC को तो ये ब्लॉक नहीं करता क्योंकि DC की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो XL बहुत कम हो जाएगा, DC को जाने देगा। ये DC की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है तो DC के लिए रिएक्टेंस कम हो जाएगा, तो DC को जाने देगा, AC को ब्लॉक कर देगा। दिस इज हाउ वी कैन फिल्टर द AC आउटपुट। जो हमें DC चाहिए था उस DC में AC भी मिला हुआ, तभी तो पल्सेटिंग DC है। AC is called pulse, है ना? And here the output DC is pulsating DC, यानी कि AC with DC। यस सर। पल्स के फॉर्म में DC मिला आपको, यूनिडायरेक्शनल मिला लेकिन पल्स के फॉर्म में मिला। हमें इसी पल्स को क्लिप करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे सीरीज इंडक्टर लगाएंगे तो इस पल्स को क्लिप कर देगा, उड़ा देगा, खाली DC पहुंचेगा यहाँ पे लोड पे, और यहाँ से लोड पे आपका आउटपुट मिल गया यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे। आई बात समझ? यस सर। तो ये सीरीज इंडक्टर का काम ये है कि इट ब्लॉक्स AC, ब्लॉकिंग हाई फ्रीक्वेंसी AC, ठीक है, एंड अलाउइंग लो फ्रीक्वेंसी DC। नहीं आया?
सच बोलो, Yes, sir. क्योंकि सच के आगे ही तो जीत है। Yes, sir. हाँ, गुड। जो सेकंड सर्किट हम यूज करेंगे, आर यू नॉट गुड, आर यू नॉट फाइन एडजस्ट? I'm fine, sir. नहीं, ऐसा लग नहीं रहा तुम फाइन हो, क्योंकि तुम्हारी आवाज बहुत लो है। हाँ, सीरियसली आई फील कि तुम यू आर नॉट गुड। Fine, sir. तुम्हारी वॉइस बहुत लो है। क्यों, एग्जाम्स का टेंशन है, क्या हुआ? नहीं सर, अभी कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया सीबीएसई का पोस्टपोन का या कुछ कैंसिलेशन का है? नो सर, सीबीएसई ने तो कहा कि कुछ पोस्टपोन नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, होना भी चाहिए। होना भी ऐसे ही चाहिए कि पोस्टपोन नहीं होना चाहिए। हाँ सर, बहुत नहीं तो आगे बहुत रिजल्ट हो जाएगा। हाँ, टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, ईयर तो वेस्ट होगा ही होगा। हो गया। प्लस जो क्या होगा कि आगे फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके लिए सर, बहुत कम बचेगा और फिर बहुत मुश्किल होगा। ठीक है। शंट कैपेसिटर फिल्टर, दूसरा है शंट कैपेसिटर। शंट का मतलब है पैरेलल, सीरीज का मतलब था सीरीज, शंट मतलब पैरेलल। इस बार क्या करेंगे, एक पैरेलल को एक कैपेसिटर को पैरेलल में लगा देंगे, है ना। शंट हम कहाँ पे यूज करते सर? कहीं और पे करते थे। शंट हमने पढ़ाया नहीं था तुमको? गैल्वेनोमीटर तो ये तुम्हें पढ़ाया नहीं था, शंट वाला भूल गए? नहीं सर, याद कर वाह। रही थी। नहीं सर, याद कर रही थी कि अच्छा वोल्टमीटर। अच्छा, तो छोटा बना दिया क्या मैंने, और अच्छा बनाता हूँ, रुक जाओ। बस ये हो गया, तुम्हारा आउटपुट यहाँ मिलेगा। आरएल है, ये कैपेसिटर है, शंट मतलब पैरेलल। अब क्या होगा, सुनो कहानी सुनो। आपको पता है कि दैट XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू होता है 1/2πfc, राइट। तो जब AC इनपुट हम देंगे तो AC इनपुट की फ्रीक्वेंसी तो हाई होती है ना। तो जब AC इनपुट की फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो उसका इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा बेटा? हाई, लो होगा, इनवर्स है ना, लो हो जाएगा। तो क्या होगा वैसे केस में, ये आपका D1 था, ये आपका D2 था। तो अब जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा आपका करंट, ठीक है, कैपेसिटर के वाले रास्ते में उसको मिला कम रेजिस्टेंस, ठीक है, उसको कम रेजिस्टेंस मिलेगा, वो इसी पाथ को लेकर के यहाँ से वापस, और यहाँ जो आउटपुट मिलेगा आपको वो DC मिल जाएगा। AC सट लिया, कट लिया, आपको DC मिलेगा उधर आउटपुट के ऊपर। तो कैपेसिटर भी वही काम कर रहा है कि AC को इंडक्टर वाले केस में इंडक्टर क्या करता था, AC को रोक रहा था, DC को जाने दे रहा था। कैपेसिटर क्या करता है कि AC को जाने देता है, भाई तू निकल, लेकिन उसको घुमा के वापस से इनपुट की तरफ, ठीक है, और DC को आउटपुट की तरफ। यहाँ से हाँ, DC को क्या होगा, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि DC की फ्रीक्वेंसी 0 या फ्रीक्वेंसी बहुत कम, पल्सेटिंग है तो फ्रीक्वेंसी बहुत कम, तो XC बहुत ज्यादा, तो DC इधर से आ ही नहीं पड़ेगा। यहाँ से क्या आ पाएगा, यहाँ सिर्फ AC आ पाएगा। DC यहाँ से आगे बढ़ गया, DC यहाँ पे आउटपुट पे पहुंच गया, आउटपुट मिल गया आपको DC, AC बाईपास हो गया, AC वापस निकल गया इनपुट की तरफ, यहाँ से कहाँ जाएगा, इनपुट की तरफ जाएगा, और DC यहाँ पे आपको आउटपुट के फॉर्म में मिल गया। नहीं आया समझ?
Yes, sir. Why are you feeling low? Yes, yes. Hmm? Yes, sir. बताओ why No. are you feeling? नहीं सर, ऐसे ही ऐसा मुझे लग रहा है कुछ। हैं? नहीं सर। Allowing high frequency EC ऐसे and blocking it low frequency blocks DC या blocking blocks low low frequency frequency DC। DC। तो देखो हाफ वेव से काम नहीं बना तो लोगों ने फुल वेव बनाया, उससे भी काम नहीं बना, तो फिल्टर सर्किट्स बनाए गए, उससे अब हमारा काम हो गया, काम बन गया। अब हमको प्योर डीसी मिल जाएगा आउटपुट के ऊपर। हालांकि इसमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन उसको और रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग आगे ब्रिज रेक्टिफायर बनाते हैं, और भी कई टाइप के फिल्टर सर्किट्स यूज करते हैं, आरएलसी सर्किट्स यूज करते हैं, एलसी सर्किट यूज करते हैं, कई सारे यूज करते हैं, वो आपको उस सिलेबस में आपके सिलेबस में, राइट। तो एनीवेज ये सिंपल सर्किट्स है जो आपको मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा। कोई दिक्कत? नो सर। ओके, आगे पढ़ना है हमको फोटो डायोड। व्हाट डू यू मीन बाय फोटो डायोड? नाम से कुछ क्लैरिटी मिल रही है बेटा? यस सर। फोटो क्या लाइट? फोटो मतलब कि फोटो हो गया सेल्फी, और डायोड की सेल्फी ना? नहीं सर, मतलब जो लाइट को अरे यूज वही कर डायोड का फोटो ही तो है, डायोड। क्या है? हाँ 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 नहीं सर, लाइट नो हाँ, सर, कुछ हाँ जो लाइट वेट के कुछ हाँ फंडा आपने है। बताया था, ये लाइट को कन्वर्ट करते हैं किसमें? हाँ लाइट को कन्वर्ट करेगा आपको, इलेक्ट्रिक। हाँ एनर्जी देने में, इलेक्ट्रिक जो भी कह लो, यानी कि इलेक्ट्रॉन को तो एनर्जी चाहिए ना एक्साइटेशन के लिए, तो या तो इलेक्ट्रिसिटी से दोगे, वोल्टेज लगा के दोगे, या तो लाइट से दोगे, सिंपल। यहाँ पे हम किससे देंगे? लाइट से देंगे। सारी कहानी जो मैंने आपको पहले बताई थी। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये हमेशा वर्क करता है रिवर्स बायसिंग में। पहले पॉइंट तो ये लिख लो, इट वर्क्स इन रिवर्स बायसिंग। पहली बात तो ये कि रिवर्स बायसिंग नहीं वर्क करता है, सबसे पहली बात तो ये है। देखो सारी कहानी सेम, सारी कहानी सेम। ये P है, ये N है, P को करेंगे बेटा नेगेटिव से कनेक्ट, और N को पॉजिटिव से, तभी तो रिवर्स बायसिंग होगी ना बेटा? एग्जैक्टली, ठीक है। अब क्या होगा वो समझो। ये आपका मान लीजिए जंक्शन है, यहाँ पे क्या थे आपके? होल्स थे, ये सारे होल्स थे, होल्स थे, बहुत सारे होल्स थे। होल्स की मेजॉरिटी है किसके पास? P के पास। और इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी है, किसी न किसी की मेजॉरिटी तो होगी इलेक्ट्रॉन के, N के पास, N के पास इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी है, इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है ज्यादा तादाद में, ज्यादा क्वांटिटी में। ये इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे होल्स है। सेम कहानी, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। सेम कहानी है, वही क्या होगा कि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप मारेगा, होल्स पे जाएगा, ठीक है। होल्स पे जाते ही ये पॉजिटिव पोटेंशियल, ये नेगेटिव पोटेंशियल। ये क्यों होता है ये मैंने आपको बताया है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन जंप मार के जाएगा तो उन एटम के पास जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, इसलिए वो पॉजिटिव टर्मिनल बना लेगा और पॉजिटिव पोटेंशियल बना लेगा। और जब इलेक्ट्रॉन्स जंप मार के होल पे जाएगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की जाती हो, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस अमाउंट में हो जाएंगे, तो वहां पे नेगेटिव टर्मिनल बन जाएगा। तो इस तरीके से क्या क्रिएट होगा? डिप्लीशन लेयर क्रिएट होगा। इसी को डिप्लीशन लेयर कहते हैं, इसी को पोटेंशियल बैरियर भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट, ऐसा कुछ वर्क करेगा, राइट? कोई दिक्कत नहीं है? बहुत बढ़िया, शानदार। अब क्या हुआ? पॉजिटिव से कनेक्ट किया आपने इलेक्ट्रॉन को, और पॉजिटिव से कनेक्ट किया आपने एन टाइप को, और नेगेटिव से आपने पी टाइप को कनेक्ट किया, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा? ऐसे सूरत में ये जो नेगेटिव है ये इलेक्ट्रॉन्स को यहां से ड्रॉ करने की कोशिश करेगा। अच्छा एक मिनट, ये क्या करेगा? ये जो नेगेटिव वाला टर्मिनल है ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन्स को यहां से पुश करने की कोशिश करेगा,
और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से पुश करेगा। अच्छा, ड्रॉ करेगा तो क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर जंप मार के जाएंगे, इधर शिफ्ट होंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे थे वो इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे, इधर शिफ्ट होंगे, इधर शिफ्ट होंगे, इधर शिफ्ट होंगे, इधर शिफ्ट होंगे। इस वजह से और पोटेंशियल बैरियर जो है वो बड़ा हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये दिक्कत नहीं, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अच्छा, जब यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई तो क्या होगा कि मान लो फॉर एग्जाम्पल ये चीज तो क्लियर हो गया ना कि किस तरीके से ये डिप्लेशन लेयर बड़ा हुआ। अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर आपका बड़ा हो गया, यानी कि अब ये पॉजिटिव चला गया यहाँ, नेगेटिव आ गया यहाँ। अब किसी सिचुएशन में एक एटम यहाँ पर है, सिलिकॉन का मान लो, अगर प्योर सेमीकंडक्टर अगर सिलिकॉन था तो सिलिकॉन का एटम यहाँ पे, ये सिलिकॉन का न्यूक्लियस हो गया, इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये, 2 1 इलेक्ट्रॉन ये, 3 1 इलेक्ट्रॉन ये, 4। ठीक है, आपने क्या किया, फोटो डायोड बनाना है आपको, तो आपने क्या किया, यहाँ से लाइट दे दी। ठीक है, हमें पता होता है कि फोटोन के पास एनर्जी होती E = H न्यू, म्याओ नहीं सर, H न्यू राइट। अच्छा, क्या होगा कि H न्यू की एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को या किसी भी इलेक्ट्रॉन को मिलेगी। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो क्या होता है, वो एक्साइटेशन में आता है और फिर वो अपने शेल को छोड़ देता है। इलेक्ट्रॉन जंप मार के इधर भागेगा, इलेक्ट्रॉन जंप मार के इधर भागेगा, ये पॉजिटिव है, इसको अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट कर लेगा। जब इलेक्ट्रॉन जंप मार के यहाँ से भागेगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे और यहाँ से आके इस स्पेस को ऑक्युपाई करने की कोशिश करेंगे। जहाँ से करेंगे नहीं करेंगे, यहाँ से वो निकला। ठीक है, नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स स्पेस ऑक्युपाई करने की। अच्छा, ये बात बताओ, मैंने आपको पहले भी बताया कि रिवर्स बायसिंग के केस में डिप्लीशन विड्थ तब तक बढ़ता है जब तक कि पोटेंशियल यहाँ पे V के बराबर ना पहुंच जाए। V के बराबर पहुंच जाएगा पोटेंशियल, हाँ V के बराबर जब V के बराबर जब पोटेंशियल पहुंच जाएगा तो फिर ये फर्दर जो है डिप्लीशन विड्थ बढ़ना बंद हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दो, लोड लगा के रखते हैं हमेशा। अच्छा, इसके बाद होगा कि जब इलेक्ट्रॉन्स सिलिकॉन एटम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन आके स्पेस को ऑक्युपाई करेगा, तो यहाँ पे अब होल क्रिएट हो गया। फिर ये इलेक्ट्रॉन आगे से बढ़ के इसको आके इस स्पेस को ऑक्युपाई करेगा, ये इलेक्ट्रॉन आके इस स्पेस को ऑक्युपाई करेगा, ये इलेक्ट्रॉन आके इस स्पेस को ऑक्युपाई करेगा। ठीक है नहीं है? बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स फर्दर फिर बढ़ के इस रीजन में आ जाएंगे, डिप्लीशन विड्थ में ये इलेक्ट्रॉन्स फर्दर फिर आने शुरू हो जाएंगे, यहाँ से फिर ये इलेक्ट्रॉन निकल के इधर जाना शुरू हो जाएगा, तो फिर ये डिप्लीशन विड्थ धीरे 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 रिड्यूस होगा और ये जो पोटेंशियल जो आपका जो अप्लाइड पोटेंशियल है उससे कम होती चली जाएगी। किसकी पोटेंशियल? डिप्लीशन बैरियर पोटेंशियल उससे कम होती चली जाएगी। और जैसे ही पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस होगा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे 3 वोल्ट मैंने दिया, यहाँ पे डिप्लीशन, यहाँ पे जो पोटेंशियल बैरियर मान लो 3 वोल्ट का ही क्रिएट हो गया था। ठीक है, यहाँ पे 3 वोल्ट, यहाँ पे 3 वोल्ट, ये 3 वोल्ट और ये 3 वोल्ट। क्या कोई करंट फ्लो करेगा? कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स जंप होके इस तरीके से सिलिकॉन एटम के पास पहुंचेंगे तो डिप्लीशन विड्थ तो रिड्यूस होगा। जब डिप्लीशन विड्थ रिड्यूस होगा तो ये बैरियर पोटेंशियल भी रिड्यूस होकर मान लो 2 वोल्ट हो गया, तो अब इस केस में करंट फ्लो होना शुरू होगा। सो फोटो डायोड फोटोन की एनर्जी देने पे दिस इज हाउ द डायोड वर्क्स, दिस इज हाउ द डायोड वर्क्स। नहीं आया समझ? आया? आया? यस सर। ओके, इसका डेफिनेशन वगैरह मैं लिख दूँ, इसके बारे में लिखने को आता है, मैं लिख देता हूँ। ओके। A photodiode is a PN junction fabricated from a photosensitive semiconductor. Photosensitive semiconductor.
फोटो सेंसिटिव सेमी कंडक्टर, ठीक, Yes, sir. एंड प्रोवाइडेड विथ अच्छा एक चीज और देखो, ये जो जब डिप्लेशन लेयर क्रिएट हो जाता है तो यहाँ पे ये जो रीजन है, इस रीजन को हम एक ट्रांसपेरेंट विंडो दे देते हैं ताकि लाइट इजिली एंटर कर सके। प्रोवाइडेड विथ अ ट्रांसपेरेंट विंडो, ट्रांसपेरेंट so as to allow light to fall on its junction, ठीक है। फोटो डायोड का जो सिंबल है वो कुछ ऐसा है, ये तो डायोड हो गया, ये आपका पी एंड हो गया, ये आपका एन एंड हो गया, ये आपका एनोड हो गया, कैथोड हो गया। यहां से लाइट कुछ दिखा देते हैं, ठीक है, ताकि ये फोटो डायोड बाकी अदर डायोड से अलग लग सके। फोटो डायोड की यूजेस पूछे गए हैं। व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ फोटो डायोड? फोटो डायोड इज यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल्स, Number 2, used in demodulation of optical signal. Demodulation समझते हो? No, sir. तो पहले पढ़ना था demodulation डिजिटल सर्किट्स में। ओके, डीमॉड्यूलेशन का मतलब होता है कि देखो, डीमॉड्यूलेशन द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन। अब मॉड्यूलेशन क्या होता है? जब हम रेडियो यूज करते हैं तो रेडियो में जो फ्रीक्वेंसी आती है उस फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई भी करते हैं, ठीक है। तो जब एम्पलीट्यूड को एम्पलीफाई करते हैं तो उसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं, ठीक है। जब फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करते हैं तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहा जाता है। तो मॉड्यूलेशन का एक प्रोसेस है जिससे हम किसी एक प्रॉपर्टी को एम्पलीफाई करते हैं, ठीक है। तो डीमॉड्यूलेशन उल्टा होता है कि जब मेरे को हायर फ्रीक्वेंसी मिलेगी तो उसको हम, ताकि फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करके यूज कर सके ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी पे। तो जब हम दूर सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं ना, तो हम उस सिग्नल के अंदर कुछ ऐसे कैरियर सिग्नल्स मिला देते हैं ताकि हमारा जो ओरिजिनल सिग्नल है, ओरिजिनल जो फ्रीक्वेंसी है वो लॉस ना हो। अब जाहिर सी बात है, ट्रांसमिशन के अंदर बेटा, जब कम्युनिकेशन में जब ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल को, जैसे मोबाइल का ही डेटा है, मैं तुमको बोल रहा हूँ, तुम्हारे तक मेरी आवाज पहुंच रही है, तो ये आवाज पता कैसे पहुंच रही है? मेरी आवाज जो सैटेलाइट पे जा रही है उसके साथ एक कैरियर फ्रीक्वेंसी मिला देता है सिस्टम, और वो कैरियर फ्रीक्वेंसी क्या करता है, उस ओरिजिनल सिग्नल को कैरी करके सोर्स टू डेस्टिनेशन ले जाता है, ठीक है। और जब तुम्हारे फोन में आवाज, मेरी आवाज पहुंच रही है, तुम्हारा फोन क्या कर रहा है, उसको डीमॉड्यूलेट कर रहा है, कैरियर को अलग और ओरिजिनल को अलग, ठीक है। तो जब मैं बोल रहा हूं तो यहाँ पे मॉड्यूलेशन हो रहा है, जब तुम्हारे ऊपर पहुंच रहा है वो डीमॉड्यूलेशन है। नहीं आया समझ? ठीक है, आ गया? यस सर, ठीक है, हाँ, ये पूरा पार्ट है कम्युनिकेशन सिस्टम का। ओके, सो इन डीमॉड्यूलेशन ऑफ, तो डीमॉड्यूलेशन कहाँ पे होता है? रिसीवर एंड पे होता है हमेशा। और मॉड्यूलेशन कहाँ पे होता है? सोर्स के ऊपर या सेंडर एंड पे, जो भी कह लो, जहां से ट्रांसमिशन हो रहा है। डीमॉड्यूलेशन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल्स, ऑप्टिकल सिग्नल्स कहीं से आ रही है, उसको हमें डीमॉड्यूलेट करना है, तो उसके लिए भी लाइट फोटोडायोड यूज करते हैं। नंबर 3, इन इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स, जो डिजिटल सर्किट्स हमारी होती हैं उनके अंदर काउंटर भी लगाते हैं ना, ताकि वो सिर्फ वो सेंस नहीं करते, वो काउंट भी करते होते हैं। जैसे सबसे सिंपलेस्ट तुमको काउंटर के बारे का एग्जांपल दूं तो जैसे जो मेट्रो का जो गेट है, जहाँ से आप टिकट या जो आपका कार्ड है
कार्ड को टच करते हो, गेट खुल जाता है, फिर चले जाते हो आप, है ना? यस सर। एक्सपीरियंस तो है मेट्रो का? यस सर। अच्छा, कभी ट्राई किया है कि एक ही कार्ड से दो लोग क्रॉस कर Yes, जाएं, sir. एंटर कर जाएं? Yes. ट्राई किया है? हाँ हाँ यस। अच्छा, हो गए हो? कभी कभी हो जाते हैं सर। कभी कभी तभी हो पाएगा ना जब एग्जैक्टली दोनों बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगी, तब। हाँ यस सर। एक के बाद एक नहीं हो सकता। हाँ, क्यों नहीं पता है? क्योंकि वो गेट ना उसके अंदर काउंटर डिवाइस लगा देते हैं। वो काउंटर डिवाइस क्या करता है, वो सिग्नल को काउंट करता है। जैसे एक आदमी सामने से गुजरा, काउंट कर लिया, ठीक है, और दूसरा आएगा तो फिर वो गेट बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो उसके अंदर काउंटर डिवाइस लगा के रखते हैं। सेंसर तो होता ही है, काउंटर भी होता है साथ में, ठीक है? हाँ, तो हमने तो बहुत ट्राई किए हैं। तो काउंटर जो होता है वो क्या करता है, काउंट करता होता है। इस तरीके से हाईवेज वगैरह पे कैमरा जो लगाते हैं उसके अंदर काउंटर लगा होता है, क्योंकि वो सिर्फ स्पीड चेकर ही नहीं, वो काउंटर भी होता है। कितनी गाड़ियां गुजरी उनका रिकॉर्ड उनके पास रखना होता है। तो इसलिए वहाँ पे स्पीड चेकर के साथ साथ में, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल स्पीड लिमिट लिखा होता है ना सड़क के ऊपर कि 40 या 50, कार के लिए 60 और बसेस के लिए 40, ऐसा कुछ लिखा हुआ होता है ना? तो वो जो स्पीड लिमिट लिखा होता है, सिर्फ इसका ये मतलब नहीं है कि वो लोगों को पता नहीं तुम कितने स्पीड से गुजर रहे हो। वहाँ पे हाईवेज के ऊपर बहुत जगहों पे स्पीड चेकर डिवाइसेस लगी होती हैं और तुम्हारी स्पीड मेजर हो जाती है। वो और बात है कि हमारा सिस्टम इतना कमजोर है कि वर्क नहीं करता। लेकिन दूसरे मुल्कों में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे स्पीड चेकर इतना प्रॉपरली वर्क करता है कि जैसे आपने स्पीड लिमिट क्रॉस किया, अगले सिग्नल पे आपका फाइन कट जाएगा, ठीक है? तो स्पीड चेकर भी एक काउंटर के जैसा बिहेव करता है। एनीवेज, तो हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे फिलहाल। देखो, तो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर में भी फोटो डायोड का यूज करते हैं। अच्छा, लाइट ऑपरेटेड स्विचेस, तुमने देखा है कभी रिमोट कंट्रोल स्विच? ये जैसे आपके घर में, आप घर के अंदर एंटर किए, रिमोट दबाया, सारी लाइटें जल गई, है ना? तो ये जो सिस्टम है ये भी डिजिटल सर्किट का ही पार्ट है। और इधर भी आपको फोटो डायोड यूज करना होता है, लाइट ऑपरेटेड स्विचेस। तो ये सारे फोटो डायोड के यूज है, ठीक है? एक क्वेश्चन पूछा गया आपके एनसीईआरटी में है कि मान लो 3 फोटो डायोड्स हैं, 3 फोटो डायोड्स हैं, D1, D2, D3। जो D1 का बैंड गैप है, एनर्जी गैप है, वो है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो D2 का एनर्जी गैप है, बैंड गैप है, वो है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो D3 का बैंड गैप है यानी एनर्जी गैप है, वो है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बैंड गैप, एनर्जी गैप समझ रहे हो ना? कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप होता है उसी को तो एनर्जी गैप कहते हैं। तो D1 में 2.5 है, D2 में 2 है और D3 में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें पता होता है कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक एनर्जी गैप होता है और 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक इंसुलेटर में होता है। याद है? यस सर। नहीं याद है तुमको? इतना धीमे आवाज में तुम बोल रही हो। ओके, क्वेश्चन ये है कि एक लाइट है हमारे पास, ठीक है? क्वेश्चन ये है कि विच वन will be able to detect a light of wavelength 6000 एंगस्ट्रॉम। एक लाइट मेरे पास है जिसका वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम है, और इन डायोड में से कौन सा डायोड जो है वो उस लाइट को डिटेक्ट कर पाएगा? डिटेक्शन तभी होगी जब आने वाले लाइट की जो वेव एनर्जी है वो एनर्जी इनके एनर्जी गैप से ज्यादा हो, है ना? एनर्जी गैप से ज्यादा होगा तभी तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगी। सिंपल है ना? यस सर। हाँ, सॉल्व कर सकती हो। लाइट की एनर्जी कैसे निकालते हैं बेटा? E इज इक्वल टू एच न्यू, एच न्यू, है ना? हाँ, एच न्यू। तो एच इंटू न्यू क्या है बेटा? फ्रीक्वेंसी है ना? तो फ्रीक्वेंसी को लिखा होता है स्पीड अपॉन वेवलेंथ, SC अपॉन लैम्डा। हाँ, बोलो एच की वैल्यू क्या होती है? एडजस्ट, ईमानदारी से बोलना बिना देखे। सर 6.6 into 10⁻³
4 34 ठीक है, इतना चलेगा। हाँ, c की वैल्यू क्या है तो 3 × 10⁸ 10⁸ अच्छा, लैम्डा की वैल्यू बोलो 6 × कितना दिया है? 10⁻7 नहीं मैं कितना दिया है? 6000 एंगस्ट्रॉन है ना, हाँ, तो इसका 6000 इंटू 10⁻10 हाँ, और एंगस्ट्रॉन हो गया है, नहीं है? यस सर। ओके, तो यहाँ से निकाल लो -10 -34 कितना हो गया? -24 हो जाएगा। 24 फिर ये 8 कटेगा 10 के पावर माइनस कितना हो गया? 16 हो गया। 16 हाँ यस सर। अच्छा, फिर तो वो फिर ये क्या होगा? 6.6 × 3/6 × 10⁻, ये -3 और 6 19 -19 हो जाएगा, इतना जूल। लेकिन ये सारे एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, कैसे निकालेंगे? जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे निकालते हैं? डिवाइड कर दो इलेक्ट्रॉन की चार्ज को, तो अब कितना होगा? 6.6 × 10⁻³ ना, सॉरी into 3 multiplied by 10⁻⁻19 divided by 6 into 10⁻1.6 into 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसने इसको मार डाला, डेसिमल ने डेसिमल को मार डाला। 3 2 जा 6, 2 से 33 टाइम्स में तो आया 33/16, दैट इज 16 2 जा 32 पॉइंट, कितना बचेगा? 10 100 0.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी कितनी आई? तो ये जो फोटोन है इसकी एनर्जी होगी 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 2.06 2.5 तो कर ही नहीं पाएगा, इसकी एनर्जी गैप ही ज्यादा है, फोटोन उसको एक्टिवेट नहीं कर पाए। इलेक्ट्रॉन को वैलेंस से कंडक्शन में पहुंचाने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी गैप को पास करना पड़ेगा ना। एनर्जी गैप 2.5 है और इसके पास जो लाइट लेके गया उसके पास एनर्जी 2.06 से पास ही नहीं कर पाएगा, D2 कर पाएगा। वेरी गुड, सो लिखेंगे हेंस only D2 will detect that light, जो भी लिखना है। नहीं है समझ? ऐसे अच्छा 740 हो गया, अरे बाप, यस सर। इनको यार बहुत कम पढ़ा पाता हूँ, पता नहीं क्यों, ज़्यादा डिटेल हो जाता है, पता नहीं क्या होता है। एनीवेज चलो, तो अभी क्या रह गया हमारा? ऑप्शन बचता है सर। मैंने सोचा था मैं ख़त्म कर देता तुम्हारा। आज लाइट इमिटिंग डायोड है और इसके बाद फिर सोलर सेल होगा, बस 2 टॉपिक हैं, लाइट इमिटिंग डायोड एंड सोलर सेल, ये 2 टॉपिक रह गया। सोलर सेल क्योंकि दोनों के बारे में आता है इसलिए मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। ओके सर, चलो एक क्लास और, ठीक है सर। एक क्लास मुझे और झेल लेना बस। यस